नमस्कार दोस्तों, आज मिलते हैं बीज बचाओ आंदोलन के जनक कर्मयोगी श्री विजय जरदारी जी से। कुलाड़ा भागेगा, आज हिमालय जागेगा, कुरु कुलाड़ा भागेगा भागेगा भाई। खेत हमारे बीज तुम्हारे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मिट्टी पानी बीज और पेड़, बंद करो तुम इनसे। जरदारी जी, हाँ जी, एजे ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बड़ा लंबा सफर है प्रकृति के साथ आपका। जी जी, हाँ लंबा तो है ही, बहुत लंबा भी नहीं, पर 40-50 साल तो हो ही गए हैं उसमें। जी जी। अच्छा, ये सफर जब शुरू हुआ होगा बचपन में, हाँ जी, तो आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं आप। बचपन से ही जो है, बालपन से ही आप आंदोलनों से जुड़ गए थे। जी जी जी, हाँ मैं लगभग अपनी युवावस्था से जी आंदोलन में, शुरू में शराबबंदी आंदोलन में भी थोड़ा रहा, फिर चिपको आंदोलन में, जी और चिपको आंदोलन के बाद फिर शराबबंदी वो क्या कहते हैं, खनन विरोधी आंदोलन हो गया। जी फिर बीज बचाओ आंदोलन है। जी फिर हम लोग टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी रहे। तो जितने भी पहाड़ में मतलब पर्यावरण चेतना के आंदोलन हैं, उन सब में मैंने भागीदारी की है। अच्छा, बीज बचाओ आंदोलन के तो आप जनक कहे जाते हैं। ये प्रश्न जो है ना, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। हाँ, अब लोगों ने मुझे जनक कहा, लेकिन मैं ज़्यादा ये नहीं मानता हूँ। मैं तो यहाँ की महिलाओं को और यहाँ के जो पारंपरिक ज्ञान के वो है, किसान हैं, जी जो बहुत जानकार हैं, उन लोगों को मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों के ज्ञान से ही मैंने भी कुछ सीखा है। जी और सबसे शुरू में मेरे ध्यान में तब ये बात आई, क्योंकि मैं चिपको आंदोलन का कार्यकर्ता रहा। जी और चिपको आंदोलन जब सफल हो गया 1980 का एक नारा मेरे ध्यान में रहा कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो इस नारे ने मुझे जब हरित क्रांति के नए बीज आ रहे थे, बीज आ रहे थे, उनके साथ फ्री में बीज, फिर उनके साथ खाद, फिर बीमारियां, फिर कीटनाशक, फिर खरपतवार, तो खरपतवारनाशी सब एक तरह से सरकार की तरफ से मिल रहे थे। तो शुरू में जब हम लोगों ने, मैंने अपने पिताजी के साथ खेती करी, तो मैंने देखा कि जो नए बीज आ रहे हैं वो उपज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही वो मिट्टी को भी खराब कर रहे हैं। और मिट्टी एक तरह से जैसे आदमी के लिए शराब हो गई, तो ये एक तरह से मिट्टी और फसलों के लिए ये जो रासायनिक खाद है, ये उनको नशेबाज बना रही है। तो जैविक खेती की ओर भी आपने जो है काम किया है, जैविक खेती पर। जी जी जी, जैविक खेती और पारंपरिक खेती। जी, जो पारंपरिक बीज और खेती है, जो कुदरती खेती है, तो कुदरती खेती का पाठ मतलब मैंने अपने पिताजी से सीखा और परंपरा से सीखा। जी, और फिर उसी को आगे बढ़ाने का काम किया, जो आज बीज बचाओ आंदोलन के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। आपने जो है अस्कोट अराकोट यात्रा जो है, हाँ जी, शुरू हुई थी, उसके जो है आप जो है सह यात्री रहे हैं। हाँ, जो है पर्यावरणविदों के साथ। हाँ, ये यात्रा 1974 में 25 मई 1974 से शुरू हुई थी। और ये खासकर दिन 25 मई का दिन इसलिए चुना गया था कि ये श्रीदेव सुमन जी का जन्मदिन है, 25 मई। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कुछ युवाओं का आह्वान किया कि पूरे पहाड़ को देखना है, अगर गांव को देखना है तो गांव की एक पैदल यात्रा करनी चाहिए। तो अस्कोट आराकोट का मतलब ये हुआ कि अस्कोट पिथौरागढ़ का आखिरी गांव है, नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ, और आराकोट है उत्तरकाशी जिले का आखिरी गांव, हिमाचल सीमा पर। तो उस यात्रा में शुरू में हम 4 लोग थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी और कुंवर परशुन प्रताप सिकर और मैं। और फिर उस यात्रा का में शामिल होने वाले कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र थे तब, शमशेर सिंह बिष्ट और शेखर पाठक, जो एक अब इतिहासकार हैं वो। तो वो लोग शुरू में इन लोगों ने इसमें भागीदारी की थी।
और ये पहाड़ के गांव को जानने का असली मौका मुझे इस यात्रा में मिला। मतलब और समाज सेवा के जो सिद्धांत हैं, मतलब सुंदरलाल बोगनाथ जी के साथ हमें देखने को मिला पद यात्रा में। और इसके 4 बिंदु थे। एक तो चिपको आंदोलन का प्रचार प्रसार था, एक स्त्री शक्ति जागरण, महिला शक्ति जागरण, महिला स्त्री शक्ति जागरण और युवा शक्ति जागरण, और चिपको आंदोलन हुआ। मतलब 4 जी। इसलिए मेरी समाज सेवा की जो यात्रा है 1974 में जो पैदल यात्रा की उससे शुरू होती है और तब आगे बढ़ती है। फिर चिपको आंदोलन में हो गया, फिर खनन विरोधी आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन में हुआ। क्योंकि तब उस दौरान मैं एक किताबों की दुकान चलाता था चम्मा में। अच्छा। 1976 से पहले। तो किताबों की दुकान, फिर जब पदयात्रा में शामिल हुआ तो उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया और किताबों की दुकान भी मैंने छोड़ दी। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है अपने गांव में भी जो है एक जंगल जो है तैयार किया है। हाँ, ये मैंने भी नहीं किया, जंगल तो गांव के लोगों ने किया जी। लेकिन ये विलक्षण जंगल है, यानी मार्गदर्शन आपका रहा है। जी जी जी। क्या हुआ कि जब चिपको आंदोलन सफल हो गया जी, तो चिपको आंदोलन में हम घर आए 1980 में जी। तो गांव के लोगों ने, मैंने अपने गांव के सिरहाने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ी है हमारे गांव के ऊपर। वो पहाड़ी नंगी हो चुकी थी, यानी उस समय तो लोग लकड़ी जलाते थे जी जी, कच्ची लकड़ी काट के लाते थे और दूसरे गांव के लोग भी ले जाते थे। तब गैस वैस तो था नहीं, तो सारा प्रेशर उस जंगल पर था। वहाँ कुछ पेड़ बचे हुए थे, लेकिन वो पहाड़ी एक तरह से नंगी हो गई थी। तो फिर गांव के लोगों के साथ मिलकर मैंने कहा कि पूरे देश और दुनिया में चिपको आंदोलन प्रसिद्ध हो गया, लेकिन हमारा जंगल तो ये नंगा हो गया है, क्या होगा इसका, इसको बचाना चाहिए। बस हमने एक तरह से वो बंद किया, कैसे ना बंद कर दिया। बंद किया उसको और एक दो चौकीदार रखे। अच्छा। और उनका मानदेय भी तय किया हमने कि गांव के लोग मिल कर देंगे। तो बंद किया, तो वहाँ पशु चुंगान भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। हरी लकड़ी, कच्ची लकड़ी नहीं काटनी है और किसी झाड़ी को भी नहीं छेड़ना। कट चुके थे, उनमें अपने आप ही नए कल्ले आने लगे। अच्छा। क्योंकि बांज बुरांस का क्षेत्र है, बांज बुरांस काफल किनगोड़ अयार का क्षेत्र है, तो ये पुराने पेड़ों पे ठूट आने लगे। जो बचे हुए पेड़ थे कहीं कहीं बांध के, उनके बीज भी नीचे गिरे और फिर धीरे करके जंगल बढ़ता गया। 3-4 साल हमारा उत्साह बढ़ा और फिर हर साल मीटिंग होती थी। जैसे चुनाव, पंचायत का चुनाव होता है, उसी तरह वन सुरक्षा समिति का चुनाव हम करते थे। अच्छा। तो ये पूरे गांव के लोगों ने अपने पर एक तरह से निबोधा धर्म के मुस्कु लगे, यानी अपने पर नियंत्रण करके लोगों ने ये जंगल खड़ा किया और इस पे एक पैसा भी बाहर का नहीं लगा। एक तरह से बाद में कुछ चौकीदारों के लिए हरियाली कार्यक्रम में पैसा आया, लेकिन मेनली ये गांव के लोगों का अपना योगदान है। और आज हम देखते हैं कि जंगल इतना घना हो गया है कि सूरज की किरण भी जो है धरती पर कहीं कहीं नहीं पहुंचती है और पानी के स्रोत भी अपने आप नीचे, पूरे जो स्रोत खत्म हो गए थे या कमज़ोर हो गए थे, आज हमारे गांव में 12 से भी ज़्यादा स्रोत नहीं आ गए हैं। अच्छा। हाँ, तो दिन में बराबर पानी नहीं। लोगों को मतलब घास लकड़ी का इतना शौक मिल गया कि नज़दीकी सारी चीज़ें आ गए हैं। घास भी आ गया, बांज पत्तियाँ आ गई, लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब लोग जलाने के लिए लाते नहीं, अपने आप गिर जाते हैं पुराने पेड़ों से। अच्छा, आप विदेशों में भी जो है आपने ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो हैं बड़ी शिद्दत से रखे हैं। हाँ, मुझे बुलाया गया कई, जैसे वर्ल्ड 2003 में वर्ल्ड पार्क कांग्रेस हुई थी डरबन में, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ हम लोगों को बुलाया गया, खास करके बीज बचाओ आंदोलन और जो हमारा अनुभव है जंगल का, खुद जंगल बचाने का, जंगल आगे बढ़ाने का, तो उसको लेके बुलाया गया था। और उसके अलावा फिर नेपाल है हमारा, आपका मलेशिया, थाईलैंड और इधर आपका जर्मनी,
बेल्जियम, पश्चिम के देश हैं जो हमारे, तो वहाँ भी लोगों ने खासकर मुझे जो बुलाया मिश्रित खेती के सिद्धांत और फूड सिक्योरिटी जो जीवन पद्धति है, जीवन की पारंपरिक ज्ञान की, उसके एक तरह से लेक्चर के लिए और सहभागिता के लिए बुलाया गया था। जी जी। अच्छा, आपका जो पहनावा है वो तो बिल्कुल गांधीवादी है। आप शुरू से ही जो है, हमने जब से आपको देखा है आपको ऐसे ही देखा है। नहीं, ये तो एक सिद्धांत है हमारा कि जो गांधी आश्रम के कपड़े हैं हम लोग वही पहनते हैं जी। और हमारा ध्येय, क्योंकि इसमें ये माना जाता है और ये है भी कि इसका जो हम पैसा खर्च करते हैं सीधे गरीब को जाता है, जो कतकर हैं या जो कपास की खेती करने वाले हैं, जो बुनाई करने वाले हैं, करगे वाले लोग हैं, तो उनको जाता है इसका पैसा। तो इसलिए, और इसमें एक पर्यावरण के अनुकूल भी है। अगर हम सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं माना, तो गर्मियों में कितना गर्म हो जाता है, सर्दियों में और ठंडा रहता है। तो ये मतलब पूरा प्रकृति के अनुरूप है, मतलब गर्मियों में ठंडा रहेगा और सर्दियों में खूब गर्मी भी देगा। अच्छा, आजकल जो है खेती में जैसे हम देख रहे हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत सारा जहर खा रहे हैं हम तो। जी नहीं, आजकल जो खेती हो गई है, अगर देखा जाए हम या पूरे देश में जो खा रहे हैं लोग, तो एक तरह का सरकार भी ने भी जो हरित क्रांति लाई वो यही लाई कि पहले लोगों को एक तरह से रासायनिक खिला के लोगों को बीमार करो, मतलब जो वो रहा, मतलब बड़ी कंपनियों का, और फिर बीमार होने पर दवा का प्रबंध करो। यानी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, पहले बीमार करो और फिर उनसे दवाई के रूप में भी पैसा वापस लो। ये बड़ा अजब हो गया, क्योंकि सारी बीमारियां जो हैं, बीमारी का घर है हमारा खान पान है। अगर हमारा खान पान सही होगा तो बीमारियां होंगी नहीं। आपने देखा है कि हमारे यहाँ जब पुराने लोग होते थे, कोई चीज़ बाहर से नहीं खाते थे, भड़ होते थे ना, कितने बलशाली होते थे। वजन आज एक क्रेन उठाती है या जेसीबी उठाता है, उतना वजन हमारे भड़ उठा देते थे। तभी तो सैलानी जी ने, घनश्याम रतुड़ी सैलानी हैं जी, उन्होंने जब ये हमारा आंदोलन था तो आंदोलन को एक तरह से ताकत देने के लिए एक गीत लिखा था जी। हर्ची कख गढ़वाल को द्वार कनारी। हाँ, हर मैं आपको दो लाइनें सुनाई देता हूँ। हर्ची कख गढ़वाल को दू कनारी, गोल गप्पा बनिया रंदा था जैन गढ़वाली। अरे मोर था भा मोर पक्या, डाला झक्का झोर झुक्या, कना दिन था तबारी, कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी। का फल किन गुण खाई, लूण राली राली, हर चिकक यक गढ़वाल को दू कंडारी, गोल गप्पा बनिया रंदा था जैन गढ़वाली। अरे पांडव जब यख आई, तौन भी यख को दुखाई, खोला लो दीन खाई, गंगूर मूलान खाई, कोदक स्वाभिमान देखा चंद्र सिंह गढ़वाली, हर कक गढ़वाल को दू खंडारी। तो असल में हमारा जो खान कि वही हमको पूरी ताकत देता था, बीमारियों से बचाता था। कोविड काल में जैसे इम्यूनिटी सब बड़ा चर्चित हुआ है, तो हम लोगों की इम्यूनिटी को वही मजबूत करता था। बीमारियां तो दूर से दूर ही भाग जाती थी। पीढ़ी के लिए जरदारी जी क्या संदेश है आपका? खाना है, अपने आसपास का खाना जरूर खाएं। सीजन में अगर जिस चीज़ का भी सीजन है, जैसे अब काफल का सीजन आने वाला है तो काफल जरूर चखें। बोला हर चीज़ का नवाण जरूर करें। अगर हम नवाण कर लेते हैं तो एक तरह से 1 साल के लिए हम रिचार्ज हो जाते हैं, वो वैक्सीन है। कंडाली अगर सर्दियों में हम खा लेंगे तो हम कई बीमारियों से बच जाएंगे। लेंगड़ा अगर खा देंगे, ज़्यादा रोज तो नहीं खा सकते, लेकिन एक आध बार भी चख जो लिया हर सीजन का जो फल है, चाहे हिंसर है, काफल है, किनगोड़ है। और ये भी कहना चाहूँगा कि लोग कोदा मंडुआ जरूर खाएं। तो पहले ज़माने में कितने ढंगार में गिर जाते थे, पेड़ से गिर जाते थे, लोगों की हड्डी नहीं टूटती थी,
क्योंकि वो मंडवा खाते थे। मंडवा में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। आज मेज से कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं तो हड्डी टूट जाती है। तो अपना आसपास का खाना जरूर खाएं। और किसान लोग जो हैं वो खेती में ज़रूर करें। हालांकि हम एक चीज़ हम देखते हैं कि खेती पर 3 संकट हम मानते हैं। हम कहते हैं खेती पर किसकी मार, जंगली जानवर, मौसम और सरकार। खेती पर 3 संकट है। एक तो दिनक बांदर, रातक सूअर, ये होगी। और दूसरे में आप देखिए कि जो समय पर मौसम अनुकूल नहीं है। पहले तो हर सीजन अपने अनुसार होता था। चौमासा अच्छा चौमासा आता था, अच्छी सर्दियाँ होती थी, बर्फ़ पड़ती थी। अब वो नहीं हो रहा है। तो एक मौसम जो बदल गया ये है। और तीसरा सरकार की जो नीतियाँ हैं उनमें सुधार होना चाहिए। सरकार किसानों के अनुकूल नीति बनाए। तो अगर ऐसा होता है, हमारा मौसम अनुकूल हो जाए। पर एक धन्यवाद सर जो है बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका कि आप कष्ट उठाकर यहाँ आए। धन्यवाद।